चलिए आज से शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश का इंग्लिश में क्या करते हैं, लाइट कहते हैं। तो लाइट के बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने का चांस रहता है। ठीक है, इसी के अंदर लेंस भी आ जाएगा, दर्पण आ जाएगा। ठीक, तो और प्रकाश के बारे में भी पढ़ेंगे। बारी बारी से इसको फिर नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो पहले हम देखते हैं प्रकाश का अर्थ किससे कहता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, इसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अंधेरा में कोई वस्तु आपके पास रखा हुआ होता है, तो अंधेरे में रखे वस्तु को आप अच्छी प्रकाश से नहीं देख पाते होंगे जब तक आपको लाइट नहीं मिल जाता होगा। ठीक, तो प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। इसको यदि आपको ट्राई करना होगा तो इसको कैसे कर सकते हैं कि कोई पतली सी नली बना लीजिए, उसको बीच से कहीं मोड़ दीजिए, फिर उसको किनारे पे कोई लाइट लगा दीजिए, वहां से देखेंगे तो वो आपको लाइट पहुंच नहीं पाता होगा। ये हम फिगर बना के आपको दिखा देंगे क्या होता है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश या प्रकाश को के तरंग को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसकी उपस्थिति में हम अन्य वस्तु को देख सकते हैं। कहा गया जो प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, यहाँ ना ही इसके तरंग को देख सकते हैं। प्रकाश को भी नहीं देख सकते हैं, ना ही प्रकाश के तरंग को देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने आसपास की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश को भी हम नहीं देख सकते हैं और ना ही प्रकाश के तरंग को देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि इसकी उपस्थिति में हम अन्य वस्तु को देख सकते हैं, किसी अन्य वस्तु जो हमारे आसपास है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होता है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक, ये जो सिंबल होता है, एक का पावर डिग्री दिया हुआ, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। ठीक, अब 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, मैं कौन सा, मात्रक और बीमा वाले चैप्टर में। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। अब प्रकाश की प्रकृति के बारे में वैज्ञानिकों के मत। तब प्रकाश के बारे में जब अलग अलग वैज्ञानिक ने स्टडी किया तो उसमें मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक आए। पहले तो हमारे न्यूटन चाचा थे, फिर आए हाइजेंस, फिर आए आइंस्टीन। तो न्यूटन जब आए तो न्यूटन क्या बोले कि प्रकाश जो है कण है। प्रकाश क्या है, कण है, मतलब प्रकाश एक छोटे छोटे कण या कणिकाओं का संग्रह है। ठीक, तो उसके बाद आए हाइजेंस। हाइजेंस बोले नहीं, आपका कहा हुआ क्या है, गलत है, आपका कहा हुआ गलत है। हाइजेंस ने क्या कहा, हाइजेंस ने कहा कि ये प्रकाश जो है कण नहीं है, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश जो है छोटे छोटे क्या कहते हैं, तरंग। प्रकाश क्या है, तरंग है। हाइजेंस ने क्या कहा था, प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, हाइजेंस ने क्या कहा, प्रकाश तरंग है। तो फिर आए आइंस्टीन। आइंस्टीन बोले प्रकाश क्या है, फोटोन का संग्रह है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन क्या बोले कि प्रकाश जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में हमारे तरफ वो आपतित होता रहता है, आते रहता है। ठीक है, तो ये क्या, जो आइंस्टीन क्या बोले कि पैकेट ऑफ एनर्जी है, और ये बोले थे क्या है, तरंग है। तो आइंस्टीन बोले ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइंस्टीन क्या बोले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, तो अब बारी बारी से न्यूटन के बारे में भी देखेंगे, हाइजेंस के बारे में भी और आइंस्टीन के बारे में भी, उन्होंने क्या क्या कहा था। ठीक है, तो अब बारी बारी से डिटेल में देखते हैं। न्यूटन के पहले देखेंगे, फिर हाइजेंस का, फिर आइंस्टाइन का। अब देखते हैं न्यूटन के अनुसार कहता है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश तीव्र गति से चलने वाले अथवा तीव्र गति से चलने वाले कण अथवा कणिकाओं का समूह होता है। कण मतलब होता है छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है, उसको हम कण कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं न्यूटन के अनुसार, न्यूटन क्या बोले थे, जो प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कण या फिर कणिकाओं, बहुत सारा कण एक साथ आ गया, तो छोटे छोटे कण अथवा कणिकाओं का एक समूह है। किसके अनुसार, न्यूटन के अनुसार।
फिर हाइगेंस आया, हाइगेंस क्या बोले, जो प्रकाश एक कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है, वेव है, ठीक है। तो ये बात किसने बोले थे, प्रकाश एक तरंग है, ये किसने कहे थे, कौन बोले थे, हाइगेंस ने बोले थे। उसके बाद आए आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टीन जब आए तो आइंस्टीन बोले रुको हम फिर से इसमें चेक करेंगे, तुम दोनों के द्वारा जो दिया गया है दोनों में, फिर उन्होंने क्या किया, चेक किया। तो चेक करने के बाद कब ये चेक किया था, 1905 में। कब किए थे, 1905 में। ये क्या बताया कि प्रकाश तीव्र गति से चलने वाले ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे पैकेट का जो होता है समूह होता है, उस छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो आइंस्टाइन बोले कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, मतलब छोटे छोटे पैकेट का समूह होता है जिसको हम फोटोन कहते हैं। यह तीव्र गति से चलने वाले तरंग और कण दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं। इन्होंने क्या कहा, दोनों की बात मान ली, आइंस्टाइन ने न्यूटन की भी बात मान ली और हाइगेंस की भी बात मान ली। कहा जो यह तरंग और कण दोनों के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। और क्या, जो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात किसने कही थी, आइंस्टाइन ने कही थी कि यह एक कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इसमें जो विद्युत का भी गुण होता है और चुंबक का भी गुण होता है, इसीलिए इसे दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसे प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति के अंदर रखते हैं, किसे, विद्युत चुंबकीय तरंग को। ये प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, ठीक है। तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति के अंदर क्या रखते हैं, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग का जो गुण है इसको प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति के अंदर रखते हैं। तो कभी कभी प्रकाश क्या करता है, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ये विद्युत के जैसा व्यवहार करने लगता है, तो कभी कभी ये चुंबक मतलब तरंग के जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है, चुंबकीय तरंग के जैसा कभी, और कभी ये इलेक्ट्रिसिटी के जैसा व्यवहार करता है। तो इसके कारण इसको हम किसका कहते हैं, दोहरी प्रवृत्ति का कहते हैं, ठीक है। अब इसमें विद्युत का प्रवाह कब करता है, तो आप सुने होंगे जो क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, प्रकाश को इजेक्ट करके, मतलब लाइट को इजेक्ट करके उसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह करवाते हैं। इसको आप जनरली घर में देखने के लिए आप टीवी का रिमोट देख सकते हैं। टीवी का जो रिमोट होता है उसके आगे में एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। जब आप रिमोट से बल्ब को स्विच क्या कहते हैं, बटन को दबाते हैं तो उससे रिमोट के लाइट से होते हुए रेडिएशन निकलता है, लाइट निकलता है, जो कि वहां पे जो आपका डीवीडी लगा होता है, डीवीडी में भी एक सेंसर लगा होता है जिसको कि एलडीआर कहते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा वो क्या करता है, सेंस करता है जो रेडिएशन यहाँ से लाइट के रूप में निकला है, किसके द्वारा, रिमोट के द्वारा। तो वहां पे जो डीवीडी के अंदर लगा हुआ सेंसर है वो उसको सेंस करता है और उसको फिर क्या कहते हैं, ट्रांसफर करके क्या करता है, यदि आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं या फिर चैनल में चेंज कर रहे हैं तो वो उसको ऐसा परफॉर्म करवा देता है, ठीक है। तो ये विद्युत की प्रवृत्ति को आप समझ में गए होंगे। कभी कभी ये चुंबकीय प्रवृत्ति भी दिखलाता है, इसी कारण से क्या कहते हैं, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अब प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है। इसके ऊपर वाला तो आप समझ गए होंगे, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या था, न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, कणिकाओं का समूह है। उसके बाद आगे हाइगेंस, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है, हाइगेंस के अनुसार क्या है, प्रकाश तरंग है। आइंस्टाइन क्या कहे, आइंस्टाइन बोले कि प्रकाश क्या है, तीव्र गति से चलने वाले, तीव्र गति से चलने वाले छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उसका समूह है, छोटे छोटे पैकेटों का समूह है, छोटे छोटे कण का समूह है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फोटोन क्या होता है। तो फोटोन क्या होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट का समूह होता है, ठीक है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। और आइंस्टाइन ने अपना जो ये नियम दिया था, ये कब दिया था, आइंस्टाइन का नियम कब आया था, 1905 में आया था, ठीक है। और इसी नियम के चलते आइंस्टाइन को पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, आइंस्टाइन को क्या गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1921 के अंदर, 1921
वन के अंदर आप देखेंगे प्रकाश की चाल के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश किस स्पीड से चलता है, तो आप एक बात तो जानते होंगे, निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां हवा भी नहीं होती है, जहां हवा भी तक नहीं होती है उसको हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये तो आपको लगभग को याद ही रहता है। निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी के अंदर क्या हो जाता है, पानी के अंदर प्रकाश की चाल कांच के अंदर क्या हो जाता है, तो पहले निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर आप पानी के अंदर प्रकाश की चाल 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच के अंदर प्रकाश की चाल क्या है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास के अंदर क्या होती है प्रकाश की चाल, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं जो प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत उसको कहते हैं जहां से हमको प्रकाश मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती होगी, ठीक है, या सूरज हो गया। सबसे अच्छा प्रकाश का जो स्रोत है वो सूरज होता है। सबसे अच्छा स्रोत जो है जो वो कौन सा है, सूरज है। उसके बाद जो भी पार्टिकल जिसके द्वारा हमको रोशनी मिल रही है वो क्या होता है, प्रकाश का स्रोत हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत का डेफिनेशन लिखेंगे। सोर्स ऑफ लाइट, अब क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत में वो पदार्थ जिसके द्वारा प्रकाश निकलता है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश निकलता है हमारे तक पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो कौन सा है, सूर्य है। प्रकाश का अन्य स्रोत में कौन कौन सा हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। सिर्फ बल्ब बोलेंगे तो वो प्रकाश का स्रोत में नहीं आएगा, क्योंकि बल्ब बंद भी हो सकता है, वह जला हुआ भी हो सकता है। यदि बल्ब बंद है तो वो प्रकाश का स्रोत नहीं होगा। जब तक बल्ब जल नहीं रहा होगा तो वो प्रकाश के स्रोत में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और सूर्य प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत कहलाता है, और लेकिन चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत अच्छा स्रोत नहीं कहा जाता, क्योंकि वो सूर्य से रोशनी लेने के बाद वो चमकता है, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत में उसको रख सकते हैं, लेकिन दीप्त वस्तु वो नहीं कहलाएगी।
तो जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, चांद हो गया, सूरज हो गया, ये सब क्या है, रात के समय में चांद भी हमें रोशनी देता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, प्रकाश के स्रोत में आ गए। अब देखेंगे दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या होता है। तो दीप्त वस्तु का मतलब होता है जिसके पास खुद की रोशनी होती है। ठीक है, जो दूसरे से रोशनी नहीं लेता है, जिसके पास खुद की रोशनी होती है, उसको हम दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिसके पास खुद की रोशनी नहीं होती है। जिसके पास खुद की रोशनी नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, तो हम बारी बारी से दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु के बारे में देखेंगे। दीप्त वस्तु या फिर प्रदीप्त वस्तु कहते हैं इसको। तो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु के इंग्लिश में हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। अब देखते हैं दीप्त वस्तु या फिर प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो दीप्त या प्रदीप्त वस्तु को हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। ठीक, तो वैसी वस्तु जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक, तो खुद के प्रकाश जिसके पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूरज हो गया, विद्युत का बल्ब हो गया, जिसका खुद का लाइट होता है। तो सूरज के पास भी खुद की रोशनी होती है, विद्युत के बल्ब जब जलता है उसके पास भी खुद की रोशनी होती है। अगला अदीप्त वस्तु या नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी वैसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है बल्कि वह दूसरे से प्रकाश लेके तब चमकता है, तो उसको क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। जैसे कि चांद हो गया, तारा हो गया, या फिर घर का जो आसपास का जो भी सामान आप देख रहे होंगे वो हो गया। तो चांद के पास भी खुद का रोशनी नहीं होता है, वो क्या करता है, सूर्य से अपना सूरज की रोशनी पाकर वो चमकता है। तारा भी सूरज की रोशनी लेके चमकता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु क्या होता है, उसका इंग्लिश कहते हैं ट्रांसपेरेंट लाइट। तो ट्रांसपेरेंट लाइट क्या होता है, वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण सीधे आर पार निकल जाए। वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होगा, सीधे आर पार निकल जाए। इधर से हम लाइट जलाए, दूसरी तरफ लाइट निकल गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। तो पारदर्शी वस्तु का एग्जांपल में जैसे कांच हो गया, शीशा, या फिर हवा हो गया, ये भी पारदर्शी वस्तु है, जिसके सारे हम इधर से एक तरह से दूसरी तरफ लाइट को भी भेज सकते हैं, या फिर दूसरे साइड हम देख भी सकते हैं। ठीक है, पारदर्शी वस्तु के बाद आता है पारभासी वस्तु और दूसरा होता है अपारदर्शी। तो पारभासी किसको कहते हैं, तो जिसके द्वारा जो प्रकाश की किरण जो अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा पास कर पाता हो, पूरी तरह से पास नहीं कर पाता हो, थोड़ा थोड़ा पास कर पाता हो, उसको कहते हैं पारभासी। ठीक है, उसके बाद आता है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी मतलब ओपेक्यू मटेरियल हो जाता है, वैसा मटेरियल जिससे होकर प्रकाश पार ही नहीं कर पाता हो, प्रकाश आर पार नहीं कर पाता हो, तो उस स्टेट उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि हो गया कोई दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, कोई एक मोटा कागज का गत्ता हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, इस सब से होकर प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड पास नहीं कर पाता है। इसके कारण उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ओपेक्यू मटेरियल या फिर अपारदर्शी वस्तु। तो इसके बाद उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पारभासी या फिर अपारदर्शक वस्तु क्या होता है। अर्ध पारदर्शक, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसल्यूसेंट बॉडी कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी। ठीक है, उससे क्या होता है, उसके द्वारा प्रकाश का बहुत कम मात्रा पास कर पाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कागज पे आप तेल लगा दीजिए, ठीक है, तेल लगा हुआ जो पेपर होता है उसमें हम जब लाइट को जलाएंगे तो उससे बहुत कम मात्रा में लाइट पास कर पाता है, तो उसको अर्ध पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ठीक है, या फिर ट्रांसल्यूसेंट बॉडी कहते हैं। ठीक, तो अर्ध पारदर्शक वस्तु क्या होता है, जिसके द्वारा बहुत कम मात्रा में रोशनी पास कर पाए।
एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल है? पारभासी या फिर अपारदर्शक वस्तु का। अब अपारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश पार ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, इंग्लिश में उसको ऑपेक्टिव मटेरियल कहते हैं। वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार न जा पाए उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में धातु, लकड़ी, कागज का गत्ता, ये सब क्या हो गया? दादा क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तु हो गया, जिसके द्वारा क्या होता है? रोशनी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। अब संतृप्त किरण किसको कहते हैं? संतृप्त किरण वह किरण होता है जहां पर कि बहुत सारा किरण आके एक पॉइंट पे जब मिलता है, बहुत सारा किरण आके जब एक पॉइंट पे मिलता है तो उसको हम संतृप्त किरण कहते हैं। जैसे कि इस टाइप का होगा, जैसे कि इधर से रोशनी का लाइट आ रहा है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ पॉइंट, तो उधर से रोशनी आ रहा है और इस ओ पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो ये कौन सा लाइट हो जाएगा? संतृप्त किरण। ये कौन सा रे होगा? संतृप्त किरण का रे होगा, ठीक है। तो संतृप्त किरण को कन्वर्जेंट रे कहते हैं, संतृप्त किरण को कन्वर्जेंट रे कहते हैं। इसका अपोजिट आ जाता है डाइवर्जेंट रे और संतृप्त किरण। और संतृप्त में क्या हो रहा था? बाहर से रोशनी आके एक पॉइंट पे मिल रहा था। संतृप्त में क्या हो रहा था? एक अलग अलग पॉइंट से रोशनी आके एक पॉइंट ओ पे आके मिल रहा था। अब क्या होगा? असंतृप्त। असंतृप्त में क्या होगा? अलग अलग पॉइंट, एक ही पॉइंट से रोशनी निकलेगी और अलग अलग दिशा में जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ये है ओ, यहाँ से रोशनी निकल के इधर इधर जा रही है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? असंतृप्त किरण। क्या कहेंगे? असंतृप्त किरण या फिर डाइवर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे कहेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या? विभिन्न किरण को एक ही बिंदु पर आकर मिलना क्या कहता है? संतृप्त किरण। और विभिन्न किरण को एक बिंदु से बाहर निकलना, विभिन्न किरण को एक बिंदु से बाहर निकलना क्या कहलाता है? असंतृप्त किरण कहलाता है, ठीक है। तो असंतृप्त किरण का डिफिनेशन आप लिख देते हैं, इसी को हम मिटा लेते हैं फिर लिख देते हैं, ठीक। विभिन्न किरण का एक ही बिंदु से बाहर की ओर जाना, बाहर की ओर जाना क्या कहलाएगा? असंतृप्त किरण कहलाएगा, ठीक है। असंतृप्त और संतृप्त किरण क्या होता है समझ में आ गया होगा। असंतृप्त किरण का एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं टॉर्च से निकला हुआ लाइट। जब हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च से बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त किरण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या प्रकाशीय प्रतिबिंब, ठीक है। प्रकाशीय प्रतिबिंब में क्या होता है? तो क्या होता है? जो संतृप्त या असंतृप्त किरण के द्वारा वो बनता है। जब संतृप्त किरण जैसे किसी वस्तु से प्रकाश निकला, ठीक है, कहता है जो किसी बिंदु से जब कोई भी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उससे निकलने के बाद जब किसी वस्तु पे टकराता है, जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती को हम यहाँ जलाए,
मोमबत्ती से जलने से प्रकाश निकला, प्रकाश निकल के किसी वस्तु से टकराया होगा तो हमारे आंख पे आता है, तो उस वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो जब किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल के किसी अदीप्त वस्तु या फिर किसी अन्य वस्तु पे टकरा के उसका जो लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हमारा तब जो वो पिक्चर क्रिएट होता है, तब जो वो वस्तु बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाशीय उसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब लाइट निकला, लाइट निकल के हम किसी भी वस्तु को कब देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब किसी दीप्त वस्तु के द्वारा आता हुआ रोशनी, दीप्त वस्तु के द्वारा जो लाइट आ रहा है किसी वस्तु के ऊपर पड़ा। ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर पे बल्ब के द्वारा इस पे रोशनी आ रहा है, बल्ब के द्वारा इस पे रोशनी आया, ये रोशनी बल्ब से इस पे टकराया, टकराने के बाद फिर हमारे आंखों तक आया, तो हमारे आंख पे प्रतिबिंब बनता है, तो उसको हम देख पाते हैं। ठीक है, अन्यथा रात के अंधेरे में भी ये पूरे अंधेरे करके उसमें रख दीजिए वस्तु, कोई भी वस्तु को, तो वहां पे हम नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे इससे टकरा के रोशनी हमारे आंख तक नहीं पहुंच रही होती है, तो नहीं पहुंच रही होती है, इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाशीय प्रतिबिंब का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है वो हम लिख देते हैं। हम देखेंगे किसके बारे में, प्रकाशीय प्रतिबिंब के बारे में। प्रकाशीय प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इमेज कहते हैं। जब किसी वस्तु के स्रोत से निकली किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, उसके बाद किसी दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से तो निकला था, किसी दूसरे बिंदु पर क्या हो, या तो वो संश्रित हो रहा हो या फिर अपसृत हो रहा हो। संश्रित और अपसृत अभी बताए थे। संश्रित क्या होता है, एक बिंदु पर जब आके मिल रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संश्रित कहते हैं। और एक बिंदु से जब दूर जा रहा होता है बहुत सारा ज्ञान, तो उसको क्या कहते हैं, अपसृत कहते हैं। जब एक बिंदु से बहुत सारा किरण दूर जा रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपसृत। जब एक ही बिंदु पे बहुत सारा किरण आ रहा होता है उसको क्या कहते हैं, संश्रित कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जो जब कहता है जब किसी बिंदु पर स्रोत से निकली हुई किरण परावर्तन के बाद या तो संश्रित हो रहा हो या फिर अपसृत हो रहा हो, तो उसको हम क्या करते हैं, तब क्या होता है, प्रकाशीय प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाशीय प्रतिबिंब कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर प्रकाश का क्या होता है, संश्रित होता है। ठीक है, क्या होता है, संश्रित होता है। ठीक, जब दूसरे बिंदु पर प्रकाश संश्रित, परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जब एक बिंदु से प्रकाश निकला, ठीक है, और दूसरे बिंदु परावर्तन या अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु को क्या होगा, संश्रित होगा, तो वहां पे क्या बनेगा, वास्तविक इमेज होगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जब
क्या क्या जो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलने के बाद परावर्तन या अपवर्तन सतह परावर्तन या अपवर्तन का होने के बाद क्या हो, किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित होता हो, किसी दूसरे बिंदु पर संश्रित हो रहा हो, तो क्या होगा, तब जाके क्या कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब आता है काल्पनिक या फिर आभासी, वर्चुअल इमेज। काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर क्या हो रहा था, संश्रित हो रहा था, और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, अपसृत होता है। अपसृत होने का मतलब एक ही पॉइंट से प्रकाश की किरण दूर जाती है, बहुत सारी प्रकाश की किरण एक पॉइंट से दूर जाता है, तो उसको कहते हैं अपसृत होना। तो ये इसमें होता है काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब के अंदर होता है। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, और यह प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी अन्य बिंदु पर अपसृत होता है। अपसृत होना मतलब एक बिंदु से अलग दूर दूर जाना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसके बाद कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, और वहीं पे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। ठीक, अब आता है छाया किसको कहते हैं। जब क्या होता है, लाइट जब हम कहीं पे इंसिडेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइट जब कहीं से इंसिडेंट करते हैं तो उसके बीच में यदि कोई ओपेक्यू मटेरियल
ओपेक्यू मटेरियल यानी कि अपारदर्शी पदार्थ यदि कोई बीच में रख दे, इधर से हम कोई भी लाइट को इंसिडेंट करें, तो क्या हो जाए, ये प्रकाश को अपने से ऊपर गुजरने नहीं देगा। जब प्रकाश इससे नहीं गुजरेगा तो इधर क्या हो जाएगा, एक डार्क कलर का एक पट्टी बन जाएगा। ठीक है, इसी डार्क पट्टी को हम क्या करते हैं, शैडो करते हैं। तो शैडो का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब लाइट जो होता है किसी भी अपारदर्शी वस्तु के से पास करवाया जाता है तो वो पास नहीं कर पाता है और एक काली पट्टी का निर्माण कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये छाया का डिफिनेशन हो गया। जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसी स्रोत, प्रकाश स्रोत के बीच रखते हैं तो वस्तु के पीछे बनी काली आकृति को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ये क्या हो गया, टॉर्च हो गया प्रकाश का स्रोत। ठीक है, यहां से प्रकाश जा रहा है, बीच में कोई भी मटेरियल हम रख दिया, ओपेक्यू मटेरियल, और यहाँ पे ये छाया बन रहा है। ठीक, अब कहता है छाया की आकार या फिर लंबाई जो होता है वो प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की क्या दूरी है। ठीक है, प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी वस्तु का आकार पर निर्भर करता है। हमारा वस्तु जो है वो कितना, उसका आकार क्या है और प्रकाश स्रोत की दूरी कितनी है वस्तु से, इस पर जो है छाया का आकार निर्भर करता है। ठीक, और क्या होता है, जब छाया, किसी वस्तु की छाया बनती है, मान लीजिए ये वस्तु की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, तो एक तो यहाँ इसका छाया क्या होता है, कभी कभी बड़ा भी बनता है और कभी छोटा भी बनता है। ठीक, तो छाया के वस्तु के बराबर की जो छाया होती है इसको हम प्रछाया कहते हैं, और ये इसके अदर पार्ट जो होता है इसको हम उपछाया कहते हैं। ठीक है, ये साइड वाला जो छाया बनता है इसको उपछाया कहते हैं, जो वस्तु के इक्वल बराबर में बन रही होती है बीच वाला पार्ट उसको हम कहते हैं प्रछाया। ठीक है, तो ये छाया तक का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में यहीं तक अब रखते हैं।